प्रधानमंत्री ने कहा एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने और बेचने वाले समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। भेंट मुलाकात में पहुंचे मुख्यमंत्री। अग्निवीरों को देश की सभी फोर्स में मिलेगा महत्व। रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से कारोबार भी शुरू कर सकेंगे। और छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में मिले 126 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सुविधाओं का शुभारंभ किया। विश्व बैंक के सहयोग से अगले 5 वर्षों में राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस के जरिए एमएसएमई सेक्टर की फाइनेंस और बड़े बाजारों तक आसान पहुंच भी बनेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है। हम स्थानीय उत्पादों को ग्लोबल बना रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने 18,000 एमएसएमई को 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर जोर दिया जा रहा है और इसी कड़ी में आज अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को सिद्धि मिलेगी। भारत सशक्त होगा। कहने के तो आप लोग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी हैं, लेकिन 21वीं सदी का भारत जिस ऊंचाई को प्राप्त करेगा उसमें आप सभी की भूमिका बहुत अहम है। भारत का एक्सपोर्ट लगातार बढ़े, भारत के प्रोडक्ट्स नए बाजारों में पहुंचे, इसके लिए देश के एमएसएमई सेक्टर का सशक्त होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को मजबूती देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। यानी हमारे लिए एमएसएमई का मतलब है मैक्सिमम सपोर्ट टू एमएसएमई। प्रधानमंत्री ने योजनाओं की शुरुआत करने के साथ ही 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों को डिजिटल रूप से सहायता भी ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन 2022 के रिजल्ट का ऐलान किया गया। नेशनल एमएसएमई प्राइज और आत्मनिर्भर भारत फंड में 75 एमएसएमई को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के ग्राम पाराडोल में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गौठानों में सबसे अधिक वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले और बेचने वाले समूहों को पुरस्कृत किया जाएगा। पहले 3 स्थान पर आने वाले समूहों को पुरस्कार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ महतारी का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में कहा कि मैं जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन देखने आया हूं। जनप्रतिनिधि विधानसभा में योजना बनाते हैं तो अधिकारी उसको क्रियान्वित करते हैं। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसका पता लगाने अधिकारियों को साथ लेकर आया हूं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान तेंदुडांड पाराडोल में हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण करने, पाराडोल स्थित हाई स्कूल तक पक्की सड़क का निर्माण, ग्राम भवता मुख्य मार्ग से बड़का भवता पहुंच मार्ग लगभग 7 किलोमीटर पक्की सड़क का निर्माण, हसदेव नदी पर एनीकट का निर्माण, नगर पंचायत झगराखांड में मिनी स्टेडियम का निर्माण, ग्राम पंचायत नारायणपुर मुख्य मार्ग से घुईपानी तक 3 किलोमीटर पक्की सड़क और छिपछिपी हाई स्कूल हेतु नए भवन के निर्माण की घोषणा की। भेंट मुलाकात के दौरान गांव पहुंचे छत्तीसगढ़ के किसान मुख्यमंत्री खेत में नागर बैला देखकर खुद को रोक भी नहीं पाए। मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल से सटे खेत में धान बुआई होते देख वहां पहुंच गए।
उन्होंने खेत में हल चलाकर जुताई की और सोनम धान की बुआई भी की। पाराडोल में मुख्यमंत्री ने किसान मनकेश्वर सिंह के घर पर दोपहर का भोज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने का स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज ने हर्ष व्यक्त किया है। समाज के संरक्षक केदार कश्यप ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे अवसर पर राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी वर्ग की महिला को उम्मीदवार बनाए जाना आदिवासी वर्ग और जनजातीय समाज के लिए गौरव की बात है। केदार कश्यप ने कहा कि चुनाव जीतने और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद द्रौपदी मुर्मू अपने संघर्षमयी जीवन यात्रा अनुभव के आधार पर देश के 12 करोड़ आदिवासी समुदाय के जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेंगी। हमारे यहाँ पर जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए के विभिन्न घटकों ने आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हमारे आदिवासी समुदाय के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया है और निश्चित तौर पे उनके राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे आदिवासी समाज का उत्तरोत्तर विकास होगा। केदार कश्यप ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि आदिवासी वर्ग की महिला को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें भी इसका समर्थन करना चाहिए। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस वार्ता लेकर योजना से जवानों को होने वाले फायदे बता रहे हैं। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने महासमुंद जिले के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना से एक अनुशासित और देशभक्त की फौज खड़ी होगी। 4 साल बाद जवानों को 11,71,000 रुपए मिलेंगे। अग्निपथ से जवान अग्निवीर का तमगा लेकर आएंगे। जो हमारे नौजवानों की औसत आयु है 32 वर्ष, उस औसत आयु को कम करने का प्रयास, जहां पर सरहद पर पाकिस्तान और चाइना खड़ा हो और वो क्षेत्र पूरा पहाड़ी इलाका, उस पहाड़ से पाकिस्तान और चाइना को लोगों को खदेड़ने का काम ये आने वाली पीढ़ी करेगी और इस अग्निपथ से तपने के बाद में नए भारत का एक हिस्सा बनेंगे। अनेक उनके रोजगार के रास्ते खुलेंगे, अनेक विभागों के अंदर में उनको जाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में सभी राज्यों की पुलिस को मिलाकर लगभग 2 करोड़ पुलिस जवान होते हैं। असम राइफल्स, रेलवे पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और सभी पुलिस क्षेत्रों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी है। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर विनोद पाल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और टीकाकरण और आरटी-पीसीआर जांच बढ़ाने का भी परामर्श दिया। विशेषकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 126 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कुल 12,117 सैंपल्स की जांच की गई। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 1.04% हो गई है। 25 जून सन 1975 आपातकाल के काले अध्याय में मीसा में बंद लोकतंत्र सेनानियों को बिलासपुर विधानसभा युवा मोर्चा द्वारा सम्मानित किया गया। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष निखिल केसरवानी ने बताया कि आपातकाल के दौरान पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों को मीसा कानून लगाकर गिरफ्तार किया गया था। युवा मोर्चा की कार्य योजना के अनुसार सभी जिलों के मीसाबंदियों का सम्मान किया जा रहा है। बिलासपुर विधानसभा में निवासरत लगभग 20 मीसाबंदी लोगों का सम्मान किया गया है और निश्चित ही उनके द्वारा जो मीसाबंदियों के समय पे जो उनके साथ गुजरा है, जिस तरह उन्होंने जेल में समय काटा है, उनके परिवार के साथ जो अनेकों समस्याएं आई हुई है, उन सारी समस्याओं को हम समझ सकते हैं और हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए एक ये प्रेरणा है।
लोकतंत्र सेनानी के राष्ट्रीय सदस्य दत्ता त्रिपुरवार ने बताया कि आपातकाल की घोषणा के बाद विरोधी दलों के सभी नेताओं को रातों रात जेल में डाल दिया गया था और साथ ही भारतीय जनसंघ के अनुषांगिक संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। की जय बोला, क्या भारत माता की जय बोलना अपराध था? तो ये इस प्रकार की यानी घटनाएं उस समय हुई थी और इस देश में लोकतंत्र का पूर्णतया गला घोंट दिया गया था। आज लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, उस समय ये कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी थी? सारी आज़ादी के ऊपर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इस देश को एक पूरे देश को एक जेल बना दिया था। ये आपातकाल था और इस आपातकाल को यानी आज के पीढ़ी को जानना जरूरी है कि आज से 47 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसा क्या हुआ था। और कार्यक्रम में मौजूद मीसाबंदियों ने इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने की भी मांग रखी। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं 30 जून सन 1855 को हुए संथाल विद्रोह के बारे में। अठारह में 30 जून को संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के संथाल जनजातीय समुदाय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद की और बगावत शुरू कर दी। 1857 की क्रांति से 2 वर्ष पहले आरंभ हुआ ये संथाल आंदोलन 10 नवंबर 1855 तक मार्शल लॉ घोषित किए जाने तक जारी रहा। संथालों का विद्रोह स्थायी समायोजन की अन्यायपूर्ण राजस्व प्रणाली के विरोध में था, जो वन उत्पादों और वस्तु विनिमय प्रणाली पर निर्भर समुदाय का शोषण कर रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 की परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के अनुसार भूस्वामियों का अपनी जमीन पर स्थायी और विरासती अधिकार तभी तक रहेगा जब तक कि वे अपेक्षित भू राजस्व चुकाते रहेंगे। इस प्रकार जमींदारी की ये नई प्रथा आरंभ करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने संथालों और अन्य जनजातीय समूहों से उनकी जमीन जब्त करना शुरू कर दिया। संथालियों को अब इन नए भूस्वामियों की सेवा करनी थी, जो उनके कृषि उत्पादों का बड़ा हिस्सा ले लेते और उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। अपने गुजारे के लिए उन्हें साहूकारों से उधार लेना पड़ता था, जो इन वंचित और निर्धन लोगों को अनाप शनाप दरों पर ऋण देते। विवश होकर संथालों को पीढ़ी दर पीढ़ी बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ा और वे ब्रिटिश शासकों की मांग पूरी करने के लिए जमीन जोतते रहे। अनेक संथालियों को अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई नील की खेती या रेलवे निर्माण कार्यों में भी काम करना पड़ा। मुर्मू वंश के 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने अपनी बहनों फूलों और झानों के साथ संथालियों के शोषण के खिलाफ खुले विद्रोह की शुरुआत की। उन्होंने आसपास के इलाकों से हजारों संथालियों को एकत्र किया और घोषित कर दिया कि इस शोषण से आजादी सिर्फ सशस्त्र संघर्ष से ही संभव है। जैसे जैसे विद्रोह सशक्त होता गया, कंपनी प्रशासन संथालियों से निपटने के लिए अधिक से अधिक सैनिक भेजता गया। जवाब में संथालियों ने अपने पारंपरिक हथियारों से डटकर मुकाबला किया। ब्रिटिश शासन ने इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। हजारों संथाल और उनके गांव के गांव इस संघर्ष के बलि चढ़ गए। हाथियों ने उनके घरों को रौंद डाला। औपनिवेशिक शासन इस विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहा। सिद्धू और कान्हू को मार डाला गया, लेकिन संथालों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके विद्रोह का समापन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जारी किए जाने से हुआ, जिसमें औपनिवेशिक शोषण से थोड़ी राहत दिलाई गई थी। नियमित पुलिस बल की तैनाती समाप्त कर दी गई और ग्राम प्रमुख को शांति बहाल रखने का दायित्व सौंपा गया। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।